नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बृहद गुणसूत्र या जिसको हम जियांट क्रोमोसोम कहते हैं उसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, बृहद गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं जिनमें सबसे पहला है लैम्प ब्रश। तो पहले हम जानते हैं लैम्प ब्रश गुणसूत्र किसको कहते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो गुणसूत्र हैं वो कशेरुक या अकशेरुक जंतुओं की oocyte कोशिकाओं में मिलते हैं और सबसे पहले फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सैलामेंडर में इन गुणसूत्रों को देखा। रकल्ट नामक वैज्ञानिक ने यह टर्म दी लैम्प ब्रश। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका आकार लगभग 800 से 1000 न्यू तक हो सकता है और इन्हें विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में देखा जा सकता है। ये ध्यान रखना है हमको कि विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में देखा जा सकता है, क्योंकि विभाजन के दौरान ये अपने आकार को क्या करते हैं, अत्यधिक बढ़ा लेते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका लैम्प ब्रश है इसमें डीएनए जो है कुंडलित होकर के एक ब्रश रूपी संरचना ले लेता है। आप डायग्राम में देखेंगे तो एक ब्रश जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, लैम्प ब्रश कहते हैं। और इसमें जो मुख्य रचना है उसमें दो धागे नुमा क्रोमेटिड होते हैं। आप देख रहे हैं इसमें दो धागे रूपक क्रोमेटिड है जो एक दूसरे से कुंडलित है। तो ये जो दोनों क्रोमेटिड है ये किसके बने होंगे, डीएनए के बने होंगे और इस पर अनेक क्रोमोमियर आपको दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो धागे रूपी संरचना है इसमें आपको क्रोमोमियर दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, ये संरचना क्रोमोमियर है आपकी, ये संरचना आपकी क्रोमोमियर है, ये संरचना आपकी क्रोमोमियर। तो ये इस पे जो डीएनए है धागे रूपी संरचना है इस पे अनेक क्रोमोमियर आपको दिखाई दे रहे हैं और यही क्रोमोमियर का एक एक हिस्सा मैंने आपको यहाँ इस डायग्राम में दिखाने का प्रयास किया है। तो आप अगर इसको देखें तो आप ये देखेंगे कि इन क्रोमोमियर्स से पार्श्व में जो है कई लूप निकले रहते हैं जिनकी संख्या 1 से 9 होती है। ये क्रोमोमियर है, तो इस क्रोमोमियर के पार्श्व में आप देखिए इस प्रकार के लूप रूपी संरचना निकली है और इनकी संख्या 1 से 9 हो सकती है एक क्रोमोमियर में। और इन लूपों में भी अगर आप इन लूपों को भी देखें तो इनके बीच में भी जो अक्ष होगा ये किसका बना होगा, डीएनए का बना होगा। और ये अक्ष के चारों ओर क्या पाया जाएगा, मैट्रिक्स पाया जाएगा। जो मैट्रिक्स किसका बना होगा, आरएनए और प्रोटीन का। तो ये हमको ध्यान रखना है कि लैम्प ब्रश जो गुणसूत्र है ये एक ब्रश के समान संरचना है, इसलिए हमने इसको लैम्प ब्रश कहा। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दो आपको धागे रूपी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जो क्या कहलाती हैं, क्रोमेटिड कहलाती हैं। और इन क्रोमेटिड में जो क्रोमो आपका मियर्स हैं, जो दाने रूपी संरचनाएं हैं, इन क्रोमोमियर्स से आपके कई पार्श्व लूप निकलते हैं जिनकी संख्या 1 से 9 हो सकती है। और इन लूपों में भी जो आपका अक्ष होगा वो अक्ष किसका बना होगा, डीएनए का बना होगा और उसके चारों ओर क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन और आरएनए के मैट्रिक्स पाए जाएंगे। तो ये ब्रश रूपी संरचना लैम्प ब्रश कहलाती है। बेहद बड़े आकार का गुणसूत्र है और इसका काम जो है ये यौग का निर्माण करना, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण करना है। देखिए, अब हम बात करते हैं बृहद गुणसूत्र के दूसरे रूप की जिसको हम पॉलीटीन गुणसूत्र कहते हैं, जिसको डिप्थीरिया जाति की मक्खी ड्रोसोफिला के लार में देखा गया। ये लार ग्रंथि में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको लार गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। जिसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो बॉलबियनी थे। बॉलबियनी ने सबसे पहले इन गुणसूत्रों को देखा और कॉलर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये टर्म यूज की पॉलीटीन। ये टर्म जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे, कॉलर थे। इस प्रकार के गुणसूत्र में होता क्या है कि ये जो है इसमें जो डीएनए है वो 9 से 10 बार द्विगुणित होगा, लेकिन द्विगुणन के बाद वो पृथक नहीं होते, जिसके कारण से इस प्रकार के गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। देखिए, सामान्यतः अगर आप गुणसूत्र को देखें तो आप ये देखेंगे, मान लीजिए ये गुणसूत्र है, ठीक है ना। गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड है। अब जनरली अगर ये गुणसूत्र द्विगुणित होगा, द्विगुणन होगा, रेप्लिकेशन होगा, तो ये संरचना बन जाएगी और कायदे में यहाँ से इन गुणसूत्रों को क्या हो जाना चाहिए, एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ये अलग नहीं होते, द्विगुणन होता है अलग नहीं होते। और इसी प्रकार से एक बार फिर द्विगुणन हो गया मान लीजिए आप, तो इस प्रकार से गुणसूत्रों के आपस में जुड़ जाने से जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं पॉलीटीन। अर्थात गुणसूत्रों का द्विगुणन तो होता रहेगा लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, जिस कारण से एक बृहत आकार बन जाएगा जिसको हम पॉलीटीन कहते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें गुणसूत्र द्विगुणित तो होते हैं, रेप्लिकेट तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे से पृथक नहीं होते, इसको कहते हैं एंडोमाइटोसिस। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के विभाजन को हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं। ड्रोसोफिला की अगर हम बात करें तो ड्रोसोफिला में 6 लंबे
और दो छोटे सूत्र मिलते हैं। आप इस डायग्राम में अगर देखें तो ड्रोसोफिला का ये गुणसूत्र मैंने आपको दिखाया है पॉलीटीन, इसमें आप देखिए कितनी सारी भुजाएं बन गई और वो इसी कारण से बन गई हैं कि गुणसूत्र में रेप्लिकेशन हुआ लेकिन वो एक दूसरे से पृथक नहीं हुए। इस प्रकार के गुणसूत्रों में जो डीएनए है वो लगभग 1000 कुंडलन करता है, 1000 कॉइल्ड होता है। तो ऐसे गुणसूत्रों में लगभग 1000 डीएनए के कुंडलन बनते हैं। अब देखिए, अगर आप पॉलीटीन गुणसूत्र की किसी एक भुजा की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो आपको अनेक पट और अंतरपट क्षेत्र दिखाई देते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में ये इसकी भुजाएं हैं आपके पॉलीटीन गुणसूत्र की। आपने अगर किसी एक भुजा का अध्ययन किया तो कुछ इस प्रकार का आपको डायग्राम दिखाई देता है और इसमें आप देखिए कि ये इस प्रकार के कुछ पट दिखाई दे रहे हैं गहरे रंग के, जिसको हमने पटीय क्षेत्र कहा, या जो अभिरंजन करने पे गहरे रंग के रंग जाएंगे, और कुछ इस प्रकार के क्षेत्र होंगे जिनको हमने क्या कहा, अंतरपट। जो पटों के बीच में क्षेत्र होंगे ये वाले, जिनको हमने क्या कहा, अंतरपट क्षेत्र कहा। तो गुणसूत्र की आपकी भुजा का अध्ययन करने पे आपको इस प्रकार कई पटीय और अंतरपटीय क्षेत्र दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के गुणसूत्रों पर जो पटीय क्षेत्र होंगे वो गहरे रंग के होंगे और जो अंतरपटीय क्षेत्र होंगे वो कैसे होंगे, हल्के रंग के होते हैं। अब जो गहरे रंग की पटीय क्षेत्र हैं जिसको हमने पट क्षेत्र कहा, वो गहरे रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि उस स्थान पर डीएनए की मात्रा अधिक होती है और आरएनए की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जबकि जो अंतरपटीय क्षेत्र हैं, जो हल्की पट्टियां हैं, उन पर आरएनए की मात्रा अधिक और डीएनए की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस स्थान पे अगर आप देखें तो ये जो गुणसूत्र की भुजा है, ये देखिए आप बीच में क्या हो गई है, फूल गई है। और इस गुणसूत्र की भुजा के फूलने के कारण से इस संरचना को, इस फूली हुई संरचना को हम नाम देते हैं क्या, पफ। यह जो पफ है यह एक सक्रिय जीन क्षेत्र है जहां पे आरएनए का निर्माण होता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये वाला स्थान फूल क्यों गया, ये पफ क्यों बना। तो देखिए इस स्थान पर जो आपका डीएनए होता है, जो कुंडलित डीएनए होता है, या जिसको हम क्रोमोनिमेटा भी कह सकते हैं, अगर ये क्रोमोनिमेटा जो कुंडलित है, अगर इसका कुंडलन खुल जाए, अर्थात यहाँ पे जो क्रोमोनिमेटा है ये अकुंडलित हो जाए, अनकॉइल्ड हो जाए, तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। आप देखिए ये जो कुंडलन है, अगर इस प्रकार के कुंडलन जो है खुल जाएं तो क्या होंगे, कुछ इस प्रकार की कंडीशन बन जाएगी, अनेक पार्श्व लूप बन जाएंगे और इस कारण से इस स्थान पे जो आपका गुणसूत्र है क्या होगा, फूल जाएगा और पफ का निर्माण करेगा। यहाँ पे ऐसे स्थान पे ये जो पार्श्व लूप बने, आप देखिए ये जो पार्श्व लूप बन गए क्रोमोनिमेटा के खुलने से, अकुंडलन से, इन पफों में मौजूद इन लूपों को, इन पार्श्व लूपों को हम नाम देते हैं क्या, बॉल्बी यानी रिंग। आप देखिए इस डायग्राम का भी अगर आप अध्ययन करें तो आप देखिए कई पट अंतरपट आपको दिखाई दे रहे हैं, बैंड इंटरबैंड जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इस स्थान पर आप देखिए जो आपका क्रोमोनिमेटा था, ये कुंडलन इस अपना खोला और आप देखिए इस प्रकार के कई पार्श्व लूप आप देख रहे हैं, यहाँ पे अनेक पार्श्व लूप आपके बन गए हैं कुंडलन के खुलने से। और इन्हीं पार्श्व लूपों को हम क्या कहते हैं, बॉल्बी यानी रिंग। इनमें, इन्हीं स्थानों पर एमआरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आरएनए निर्माण को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। आप इसी डायग्राम में देखिए आपको अनेक पार्श्व लूपों पर इस प्रकार के आप देखिए ये तंतु रूपी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। और ये तंतु रूपी संरचनाएं क्या हैं, ये वास्तव में क्या है, आरएनए के तंतु हैं, जिनका निर्माण इन स्थानों पर, पफ वाले स्थानों पर आरएनए का निर्माण होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बॉल्बिनी रिंग आपको दिखाई दे रही है, इस रिंग में भी एमआरएनए सिंथेटेज द्वारा आरएनए का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ यह ध्यान रखना है कि ये जो गुणसूत्र है इसकी प्रत्येक भुजा में कई पट अंतरपट होंगे, साथ ही साथ कुछ स्थानों पे गुणसूत्र फूल जाएगा, जिस स्थान को हम क्या कहेंगे, पफ कहेंगे। पटीय क्षेत्र में जो कुंडलित डीएनए है या जो कुंडलित क्रोमोनिमेटा है, जब उसका अकुंडलन होता है तो कई पार्श्व लूप बन जाते हैं और इन्हीं पार्श्व लूपों को हम क्या कहते हैं, बॉल्बी यानी रिंग कहते हैं, जिन पर आरएनए तंतु का निर्माण होता है। पफ क्यों बनते हैं, क्योंकि उस स्थान पर जो आपका कुंडलित क्रोमोनिमेटा है वो क्या हो जाता है, अकुंडलित हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम क्या होता है, फूल जाता है। अच्छा, इन गुणसूत्रों का, जो आपकी पॉलीटीन गुणसूत्र है, इनका काम क्या है, तो देखिए इनका कार्य है जीन का स्थान निर्धारण करना और गुणसूत्रों के संरचनात्मक परिवर्तन को पहचानना है।
मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बृहद गुणसूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। धन्यवाद।